नमस्कार। जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हरिद्वार में सीएम धामी ने किया कबड्डी चैंपियनशिप का उद्घाटन। रोशनाबाद इंडोर स्टेडियम में हुआ 50वीं जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप का शुभारंभ। उत्तराखंड निकाय चुनाव के लिए भाजपा ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची। सीएम धामी और योगी आदित्यनाथ समेत कई दिग्गजों के नाम। एचएमपीवी को लेकर उत्तराखंड के अस्पतालों में अलर्ट लगातार जारी। जांच और इलाज के लिए पर्याप्त इंतजामात की एडवाइजरी जारी। स्वास्थ्य प्रभारी निदेशक ने कहा, घबराएं नहीं। अकबरपुर में स्टेट बैंक की मिनी ब्रांच का संचालक करोड़ों रुपए का घोटाला कर फरार। पीड़ित ग्रामीणों ने किया हंगामा। बैंक कर्मियों ने कहा, देहरादून से आई टीम करेगी जांच। और उत्तराखंड में मौसम विभाग का अलर्ट। 11 और 12 जनवरी को बारिश और बर्फबारी के आसार। इससे पहले मौसम साफ रहने का अनुमान। हरिद्वार के रोशनाबाद में वंदना कटारिया स्टेडियम में 8 से 11 जनवरी तक होने वाली 50वीं जूनियर अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है। इस प्रतियोगिता में देश के अलग अलग राज्यों से आए खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरान सीएम धामी ने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 28 जनवरी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय खेल की शुरुआत करेंगे, जो 14 दिन तक चलेगा। सभी खिलाड़ियों को कबड्डी प्रतियोगिता में भाग लेने वाले पूरे भारतवर्ष के कोने कोने से आए हुए सभी खिलाड़ियों को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। और देवभूमि आने पर सभी का मैं बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हमारे यहाँ इस बार हो रहा है। ये हमारे लिए, सबके लिए, पूरे राज्यवासियों के लिए बहुत बड़ा अवसर है और राज्य भर के लोग आने वाले खिलाड़ियों का सभी स्वागत करेंगे। पूरे उत्तराखंड के लोगों के लिए एक हमारे लिए बहुत बड़ा आयोजन है, इसको हम बहुत भव्य बनाएंगे। दिल्ली से लौटकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सचिवालय पहुंचे, जहां मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी को उन्होंने राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन के मौके पर आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री ने नए राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में शीतकालीन यात्रा चल रही, जिसकी विस्तृत जानकारी प्रधानमंत्री मोदी को दे दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कई सुझाव शीतकालीन यात्रा के लिए दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि शीतकालीन यात्रा में उत्तराखंड पहुंचने का वो जरूर प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि हमने उनसे राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ करने का आग्रह किया था और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी स्वीकृति दी है कि जो 38वें खेल इस बार देवभूमि उत्तराखंड को जिसकी मेज़बानी मिली है, उन खेलों का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जाएगा और उसके बाद ये खेल प्रारंभ होंगे। इसके साथ साथ मैंने उनको देवभूमि उत्तराखंड में इस बार जो हमने शीतकालीन यात्रा प्रारंभ की है, उस यात्रा की भी जानकारी दी और उनसे आग्रह किया कि किसी ने एक दिन शीतकालीन यात्रा में वह भी यहाँ पर शीतकाल में प्रवास करें और उनके प्रवास करने से निश्चित रूप से देश दुनिया में शीतकालीन यात्रा का अपना एक प्रचार प्रसार भी होगा, लोगों को जानकारी भी होगी। उत्तराखंड में संचालित होने वाले कई प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार की ओर से लगातार हरी झंडी मिल रही। केंद्र के सकारात्मक रवैये से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काफी संतुष्ट और उत्साहित नजर आ रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि बड़ी संख्या में केंद्र से हमारे प्रोजेक्ट्स स्वीकृत हो रहे। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट जो न्यायालय में लंबित हैं या किसी और वजह से सहमति नहीं बन पा रही, उन सभी पर सहमति बनेगी। सीएम धामी ने कहा कि ऊर्जा के क्षेत्र में भी राज्य नंबर 1 बनेगा और अपनी जरूरत के अनुपात में अधिक बिजली उत्पादन भी करेगा।
लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, आदरणीय ऊर्जा मंत्री जी से, जल शक्ति मंत्री जी से, जितने भी विभाग इस क्षेत्र में आते हैं उन सभी से मैंने लगातार हमारे जो हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं, जो हमारे प्रस्तावित हैं, उनको स्वीकृति देने का अनुरोध किया था और अभी हमको स्वीकृतियां मिली भी हैं, क्योंकि जो मामले न्यायालय में लंबित हैं उसके अतिरिक्त अन्य स्वीकृतियां भी अभी पेंडिंग हैं, वो भी जल्दी मिलेंगी। जो मिली हैं उससे निश्चित रूप से हम ऊर्जा के क्षेत्र में जो ऊर्जा प्रदेश का संकल्प लेकर हमारा ये नया प्रदेश बना था, हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आगे कहा कि उनकी सरकार राज्य में अवैध मदरसों और अतिक्रमण पर नकेल कसेगी। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में अवैध मदरसों और अतिक्रमण की इजाजत किसी को भी नहीं है। प्रशासन इसके खिलाफ अभियान चलाएगा। धामी की टिप्पणी देहरादून में सचिवालय में डिजिटल उत्तराखंड एक राज्य एक पोर्टल का उद्घाटन करने के बाद आई है। उत्तराखंड में नहीं होना चाहिए। देवभूमि का ये एक मूल स्वरूप है। यहाँ के बारे में पूरे देश दुनिया की एक अलग सोच है, आस्था है, श्रद्धा का ये स्थान है, धर्म की, अध्यात्म की, आयुष की ये भूमि है। तो अतिक्रमण हम हटाएंगे और अवैध मदरसे उनका सत्यापन करने के लिए आदेश कर दिए गए हैं। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग भी उसको देखेगा, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक उस पर पूरी निगरानी करते हुए वेरिफिकेशन ड्राइव भी चलाएंगे। और अब उत्तराखंड में निकाय चुनावों से संबंधित कुछ खबरें विस्तार से। निकाय चुनावों के लिए भाजपा ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष समेत सभी सांसद, कई विधायक, पदाधिकारियों को स्टार प्रचारक बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी को भी इसमें स्टार प्रचारक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उत्तराखंड भाजपा के प्रभारी दुष्यंत गौतम और सह प्रभारी रेखा वर्मा को भी स्टार प्रचारक बनाया गया है। कई केंद्रीय राज्य मंत्री, केंद्रीय प्रवक्ताओं को भी स्टार प्रचारक की जिम्मेदारी इसमें सौंपी गई है। कुछ दिनों पहले ही कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की थी, जिसमें 40 नाम कांग्रेस ने दिए थे। अब उत्तराखंड में निकाय चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। हालांकि ये दोनों अलग अलग सूचियां हैं। कांग्रेस ने दूसरे चुनाव को लेकर सूची जारी की थी और यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। निकाय चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जारी की है स्टार प्रचारकों की सूची। सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष समेत सभी सांसद, कई विधायक, पदाधिकारियों को स्टार प्रचारक बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी स्टार प्रचारक बनाया गया है। उत्तराखंड भाजपा की प्रभारी दुष्यंत गौतम और सह प्रभारी रेखा वर्मा को भी स्टार प्रचारक बनाया गया है। कई केंद्रीय राज्य मंत्री, केंद्रीय प्रवक्ताओं को भी स्टार प्रचारक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता हिमांशु बरमूला अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हिमांशु, अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा था कि कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की थी। 40 स्टार प्रचारकों के नाम इसमें दिए गए थे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की ओर से स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई है, जिसमें उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का भी इसमें नाम दिया गया है। हिमांशु, निश्चित रूप से आपको बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड में जो है नगर निकाय चुनाव का रण पूरी तरीके से सज चुका है। 23 जनवरी को जो है मतदान होना है और 25 जनवरी को अगर बात कर ली जाए तो परिणाम घोषित होना है। इसी क्रम में अगर बात कर ली जाए तो इस क्रम में जो लगातार दोनों राष्ट्रीय पार्टी हैं वो अपने अपने दावेदारी पेश कर रही है कि किसकी नगर निकाय की जो तीसरे इंजन की सरकार हम कह सकते हैं बीजेपी के लिहाज से वो बनने जा रही है। इसी क्रम में अगर बात करें तो कांग्रेस अपनी जो स्टार प्रचारकों की सूची है वो पहले ही जारी कर चुकी है। हालांकि कांग्रेस के स्टार प्रचारक और बीजेपी के स्टार प्रचारकों की सूची में जमीन आसमान का फर्क साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। वहीं अगर आज की बात कर ली जाए तो आज बीजेपी ने भी अपने स्टार प्रचारकों की सूची शामिल कर ली है, जिसमें तकरीबन 40 जो
जो नेता है वो शामिल है। इसमें सबसे बड़ा नाम जो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो है पुष्कर सिंह धामी वो खुद हैं, और इसके साथ ही साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र सिंह भट्ट जो राज्यसभा वर्तमान में राज्यसभा सांसद भी हैं, वो कहीं ना कहीं स्टार प्रचारक की भूमिका में रहेंगे। इसके साथ ही साथ अगर बात कर ली जाए भाजपा के स्टार प्रचारकों की, तो भाजपा के स्टार प्रचारकों में दुष्यंत गौतम जो उत्तराखंड के प्रदेश प्रभारी हैं वो शामिल हैं। जो रेखा वर्मा है भाजपा की जो है महिला मोर्चे की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, और साथ साथ प्रदेश सह प्रभारी भी हैं। इसके साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ जो सबसे बड़ा नाम पूरे सूची में सामने आया है, वो यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो भी उत्तराखंड में भाजपा के पक्ष में जो है नगर निकाय चुनाव के दौरान प्रचार करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही साथ कई केंद्रीय जो राज्य मंत्री हैं उनको उतारा है। इसके साथ ही साथ एक और बड़ा नाम जो है नरेश बंसल का है, जो भाजपा के राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष हैं, और इसके साथ ही साथ वो राज्यसभा सांसद भी हैं। इसके साथ ही साथ अगर बात कर ली जाए तो भाजपा ने पूर्व कैबिनेट मंत्रियों को, पूर्व मंत्रियों को, पूर्व मुख्यमंत्रियों को और वर्तमान में जो सांसद है उन्हें भी इसमें जो है प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी दी है। और ऐसे तकरीबन 40 वो लोग हैं जो भाजपा की प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी संभालेंगे। हालांकि कांग्रेस की अगर बात कर ली जाए तो कांग्रेस ने पहले अपनी प्रचार प्रसार की जो लिस्ट थी स्टार प्रचारकों की वो जरूर जारी कर दी थी, लेकिन ऐसा कोई बड़ा नाम उसमें शामिल नहीं आया जिस तरीके से भाजपा की सूची में शामिल आया। क्योंकि भाजपा की सूची में जो प्रचारकों की लिस्ट जारी की है उसमें यूपी के मुख्यमंत्री समेत जो है कई केंद्रीय राज्य मंत्री शामिल हैं। तो सबसे बड़े नाम की अगर बात कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और योगी आदित्यनाथ भाजपा के जो है स्टार प्रचारक होंगे, और वो जो है भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में आने वाले दिनों में वोट मांगते हुए नजर बिल्कुल। हिमांशु, आपसे आखिरी सवाल जानना चाहेंगे, आखिरी सवाल का जवाब कि कांग्रेस ये आश्वस्त है कि इस बार निकाय चुनाव में कांग्रेस की ही जीत होगी और जो भी उनका प्रत्याशी है वो विजयी होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ओर से कितनी क्या तैयारी देखने को मिल रही है? हिमांशु, निश्चित रूप से एक चीज समझने वाली बात यह होगी कि भाजपा किसी भी चुनाव को जो है हल्के में नहीं लेती है। यानी कि कुल मिला के कहा जा सकता है कि भाजपा जो भी चुनाव लड़ती है वो एक चुनावी रणनीति के तहत लड़ती है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या राज्यसभा का चुनाव, माफ कीजिएगा विधानसभा का चुनाव हो या फिर नगर निकाय का चुनाव हो। पिछले काफी समय से देखा जाता है कि चाहे निकाय चुनाव हो, हमारे जो दर्शक हैं उन्होंने आमतौर पर देखा भी होगा कि दिल्ली में जिस तरीके से पहले भी चुनाव हुए तो उसमें खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वोट मांगते हुए भाजपा के पक्ष में नजर आए थे। तो इसी तरीके से अगर उत्तराखंड की लिहाज से बात कर ली जाए तो उत्तराखंड में भी कई जो है केंद्रीय राज्य मंत्रियों को उतारा गया है, चाहे वो केंद्रीय राज्य मंत्री सड़क परिवहन हो अजय टम्टा, उनको भी कहीं ना कहीं स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया गया है और वो भी वोट मांगते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही साथ जो है शांतनु ठाकुर वो भी जो है राज्य मंत्री हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, यानी कि सेंट्रल में वो कहीं ना कहीं एक पद अपने आप में रखते हैं, और ऐसे में वो भाजपा के जो है प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगते हुए नजर आएंगे। और भाजपा ने अपने जो केंद्रीय नेतृत्व है, यानी कि पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है उसको भी मैदान में उतारा है। हालांकि अगर इसी लिहाज से कांग्रेस की अगर बात कर ली जाए तो कांग्रेस में आमतौर पर ये देखा जाता है कि बड़ी बड़ी बातें जरूर की जाती है, लेकिन इस वक्त जो उत्तराखंड कांग्रेस की अगर बात कर ली जाए तो कोई भी ऐसा केंद्रीय नेतृत्व नहीं है जो नगर निकाय चुनाव के तहत जो है कांग्रेस के पक्ष में जो है वोट मांगते हुए नजर आएगा। कहीं ना कहीं पलड़ा भारी जरूर बीजेपी का होता हुआ जरूर दिखाई देगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु। तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है। भारतीय जनता पार्टी ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। काशीपुर में आगामी 23 जनवरी को होने वाले नगर निगम चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी का कुनबा बढ़ता ही जा रहा। बीते रोज कई कांग्रेस के नेताओं की ओर से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी में आने के 24 घंटे के भीतर ही दर्जन भर के करीब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है और कांग्रेस को जोरदार झटका दिया है। भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को युद्ध की तरह लड़ती है, चाहे वह छोटा हो कि बड़ा हो। भारतीय जनता पार्टी को इसीलिए इलेक्शन मिशनरी कहा जाता है। इलेक्शन लड़ने के लिए उसके पास हजारों कार्यकर्ता है, पूरा नेटवर्क है, सिस्टम है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी लड़ाई को कमजोरी से नहीं लड़ती है और हम सब देख रहे हैं तो वर्षों वर्ष से भारतीय जनता पार्टी सारे चुनाव जीतते चली आ रही है। पूरे देश में भी प्रदेश में भी
दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, हमने 5 की 5 लोकसभा सीटें जीती हैं और अब नगर निगम में भी। और जहाँ तक काशीपुर का बात है, काशीपुर का भी ट्रैक रिकॉर्ड है कि 5 बार के विधायक हैं, लगातार मेयर है। इतना विश्वास होने के बावजूद कि भारतीय जनता पार्टी पूरे मनोयोग के साथ, पूरे संसाधनों के साथ, पूरे कार्यकर्ताओं की टीम के साथ चुनाव लड़ती है। उसने माननीय प्रधानमंत्री जी और पुष्कर सिंह धामी जी की जो कार्यशैली है, मैं उससे प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में मैंने ज्वाइन करा है। और भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे एक युवा चेहरे को हमारे काशीपुर के मेयर के रूप में, प्रत्याशी के रूप में उतारा है कि मुझे लगा कि जितना यूथ है उन्हें उनके संग कंधे से कंधा मिलाकर इस काशीपुर की बीजेपी पार्टी को विजय बनाना चाहिए और विकास कार्यों को आगे बढ़ाना चाहिए। अब कितने और हैं जो जिनकी ज्वाइनिंग आपके द्वारा कराई जानी है, जो इलेक्शन को प्रभावित कर सकते हैं काशीपुर के? बिल्कुल, कुछ काशीपुर कांग्रेस के मजबूत लोग हैं जो जल्द ही भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। आप देखिएगा, समय आने पर सब मालूम चल जाएगा। आज भी देखिए, हमारे साथियों ने, यूथ कांग्रेस के साथी रहे चेतन ने, अतुल पांडे जी ने, इन सब ने आज भाजपा ज्वाइन करी। लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट ने जहां प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि केंद्र में भाजपा की सरकार है, जिसके सहयोग से राज्य सरकार भी निरंतर विकास कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी नगर पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी प्रेमनाथ पंडित को जिताना बेहद जरूरी है, जिससे ट्रिपल इंजन की सरकार बनकर अभूतपूर्व विकास कार्य किए जा सकेंगे। नगर पंचायत में भी भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष होगा तो वो बेहतर तरीके से यहाँ की योजनाओं का क्रियान्वयन कर सकेगा। वो हमारे माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से विभिन्न योजनाओं को प्रदेश तक पहुंचाएंगे और उनका क्रियान्वयन करेंगे। तो एक विकसित लालकुआं को, और जिसे कहना चाहिए कि हम लोग लगातार लालकुआं में, आपने देखा होगा, पेयजल से लेकर और अन्य बिजली पानी सभी चीजों में हम लोग काम कर रहे हैं। वो चाहे गौला नदी को जाने वाले रास्ते में जो है, चाहे ओवरब्रिज की बात हो, चाहे बाईपास की का कहा हो, चाहे सड़क में सीवर लाइन, आगे शहर में सीवर लाइन की व्यवस्था करना हो, उसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है। लेकिन इन कामों को निर्बाध गति से आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर की सरकार का भी हमारा होना जरूरी है। तो उसके लिए प्रेमनाथ पंडित जी के हाथों में कमान सौंप कर यहाँ का चुनाव जो है उनको लड़ाया जा रहा है। ये बाईपास का मुद्दा तो गडकरी जी ने पहले ही जो है कर दिया था, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी इस पर लगे हुए हैं, हमारे विधायक जी इस पर लगे हुए हैं और बाईपास का मुद्दा भी बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व हो भी गया, इसके लिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत जल्दी इस पर काम चल रहा है। पहले तो मेरा एक ही होगा कि 6 महीने के अंदर पूरे लालकुआं को मालिकाना हक दिलवा देंगे हम। हमारे साथ खड़ी रहेगी और पूरी मालिकाना हक सबको मिलेगा यहाँ का। आते ही पहले तो यूजर चार्ज माफ करेंगे, 2 महीने के अंदर यूजर चार्ज माफ कर दूंगा। किसी भी व्यक्ति को यूजर चार्ज देने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। उत्तराखंड में 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों के संबंध में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राजभवन में अधिकारियों की एक बैठक ली है। इस बैठक में शासन और खेल विभाग के उच्च अधिकारी मौजूद रहे। विशेष प्रमुख सचिव खेल अमित सिन्हा ने अभी तक की तैयारियों के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया है कि राष्ट्रीय खेलों की तैयारियां अंतिम चरण में है और तय समय से पूर्ण कर भी ली जाएंगी। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में स्वयंसेवक कार्यक्रम के आधिकारिक पंजीयन प्रक्रिया की अवधि में 30,000 से ज्यादा पंजीकरणों के साथ समाप्त होगा। पंजीकरण अवधि 9 नवंबर 2024 को प्रारंभ की गई थी, जिसे आज यानी कि 8 जनवरी 2025 शाम 5 बजे तक समाप्त कर दिया गया है।
देश में एचएमपीवी के मरीज मिलने के बाद उत्तराखंड में अब अस्पतालों को अलर्ट कर दिया गया है। प्रदेश के अधिकांश मेडिकल कॉलेज के साथ जिला अस्पताल में वायरस की जांच और इलाज की पर्याप्त व्यवस्था समय रहते करने की एडवाइजरी दी गई है। वहीं एचएमपीवी वायरस को लेकर उत्तराखंड के स्वास्थ्य प्रभारी महानिदेशक सुनीता टमटा का कहना है कि एचएमपीवी वायरस फ्लू वायरस की तरह है और ये हमारे बीच में पहले से ही है। वायरस को लेकर घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसके लक्षण सर्दी और जुकाम की तरह हैं और 3 से 5 दिनों में ये ठीक हो जाता है। इसमें सावधानी बरतने की जरूरत है। कैंसर, डायबिटीज के मरीजों या बुजुर्ग और बच्चों को सावधानी बरतने की इसमें जरूरत है। हम लोगों ने एक एडवाइजरी भी जारी कर दी है कि भी आप जितने भी ऑक्सीजन बेड्स हमारे हैं, आईसीयू बेड हैं, वो हमारे इनके लिए रखें। और दूसरा जो है ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है, ऑक्सीजन प्लांट है और ऑक्सीजन सिलेंडर है, ये पर्याप्त मात्रा में रहें और दवाइयाँ पर्याप्त मात्रा में रहें और स्टाफ हमारा अप टू डेट है। हरिद्वार के जगजीतपुर स्थित नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज सरकार ने पीपीपी मोड पर संचालन के लिए दे दिया है। शासन की ओर से इसके लिए आदेश जारी कर दिया गया है। शारदा एजुकेशनल ट्रस्ट नाम की संस्था अब 100 सीटों वाली मेडिकल कॉलेज का संचालन करने वाली है। मेडिकल कॉलेज को निजी हाथों में दिए जाने से इसका विरोध भी सामने आ रहा। मेडिकल कॉलेज नगर निगम हरिद्वार से अधिग्रहित की गई करीब 500 बीघा जमीन पर बनाया गया है। तत्कालीन मेयर अनीता शर्मा की ओर से सरकार के इस निर्णय का विरोध किया जा रहा है। मेयर प्रतिनिधि अशोक शर्मा का इस पर कहना है कि हरिद्वार की जनता को सस्ता और सुलभ इलाज मिल सके, इसके लिए नगर निगम की ओर से जमीन दी गई थी, लेकिन सरकार के इस निर्णय से हरिद्वार की जनता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। इसीलिए जमीन को निःशुल्क दिया गया था, जबकि ये जमीन हमारी अपनी नगर निगम की परचेज की हुई थी। लेकिन हमने जनहित को देखते हुए, यही आशा करते हुए कि इसमें जो है गरीब लोगों का फ्री इलाज होगा और हरिद्वार वालों को इससे मतलब सस्ती दरों पे इलाज हो सकेगा। लेकिन आज जो है मतलब हम तो ठगा हुआ महसूस कर ही रहे, लेकिन हरिद्वार की जनता में बहुत भारी आक्रोश है इस बात से, क्योंकि वहाँ तो सीधा सीधा लूट होगी और जो आशाएं थी, जो अपेक्षाएं थी, जो हमें उम्मीद थी, तो उसका तो बिल्कुल उल्टा हो गया। नहीं, बहुत गलत है, बहुत गलत है। हम इसका विरोध करते हैं, लेकिन मुझे लगता है इसमें एक स्वयं ही पार्टनर होंगे, कहीं ना कहीं नाम किसी और का होगा और पीछे से ये सारे विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, ये सब होंगे उसमें। तो ये तो पता ही है, खाने के दांत और दिखाने के और हम इसका विरोध करते हैं। सड़कों पर उतर के इसका विरोध किया जाएगा। रुड़की के अकबरपुर गांव में स्टेट बैंक की मिनी ब्रांच का संचालन ग्रामीणों के द्वारा खोले गए खातों के करोड़ों रुपए का घोटाला कर फरार हो गया है, जिसके बाद ग्रामीणों ने मंगलौर की स्टेट बैंक शाखा पर हंगामा काटा है और अपने रुपयों की वापसी की मांग करते हुए बैंक कर्मियों ने कहा है कि देहरादून से एक टीम पहुंचकर इसकी जांच करेगी, जिस पर ग्रामीणों को कोई संतुष्टि नहीं हुई और वो लगातार हंगामा काटते रहे। ग्रामीणों का कहना है कि किसी के 2 लाख और किसी के 3 लाख रुपए मिनी बैंक में जमा थे और ऐसे लगभग 700-800 लोगों के खाते इस बैंक में चल रहे थे और ये बैंक पिछले कई सालों से चलता आ रहा था। उन्होंने ये कहा कि यहाँ के कुछ लोगों के, ग्रामीणों के पैसे इन्होंने मारे हैं बैंक वालों ने। तो हम यहाँ आए, अभी बैंक से बात करी है, बैंक मैनेजर साहब से, तो उन्होंने कहा हमारी एक टीम देहरादून से आ रही है और जो आज वो मुकदमा भी लिखवाएगी उसके खिलाफ, और जो भी बात होगी अभी थोड़ी देर में बात होगी। अभी हम उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं। अगर बात आश्वासन सही मिलता है तो ठीक है, नहीं तो एक बहुत बड़ा धरना दिया जाएगा आचार संहिता के बाद। कितने लोगों का जो है नुकसान किया है? कितने लोगों? इसमें जी कम से कम 500-700 लोगों का नुकसान हुआ है जी। वहाँ अकबरपुर बैंक में थी, अकबरपुर इसकी शाखा मोलर बैंक की अकबरपुर थी 10-12 साल से। तो गरीब आदमी खाते से जाता, मजदूर के, गरीब आदमी के पेंशन के पैसा होते, तो उसका जो जिसके नाम से शाखा थी वो उसका नाम प्रणव था, तो लेकर 10-12 करोड़ रुपये लेकर भागा। 10-12 करोड़ रुपये लेकर भागा। गरीब आदमी बेचारे, किसी ने अपने क्या नाम शादी, लड़की की शादी करनी थी, इसलिए इकट्ठे कर रखे थे, भाई लड़की की शादी करोगे। एक मरा वो क्या नाम गाँव का 3.5 लाख रुपये, चाचा 3.5 लाख रुपये इन्होंने इकट्ठे कर रखे थे। लड़की मार्च में लड़की की क्या नाम वो दे रखी थी, शादी की तारीख दे रखी थी। 3.5 लाख रुपये उसमें इकट्ठे कर रखे थे, लेकर सभा गया वो। तो हम
और हम कुछ नहीं हो रहा। आपने मुकदमा दर्ज कराया? ना जी, मुकदमा दर्ज करवाया नहीं जी भी। मैनेजर से बात करी, मैनेजर ने कोई हमारी बात पर कोई ध्यान नहीं करा। अब जब बात हुई तो कहा जी देहरादून से टीम आ रही, आधा घंटे में टीम पहुंच जाएगी और अपनी बात कर लियो। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने 11 और 12 जनवरी को बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान जारी किया है। विभाग ने सभी पर्वतीय और मैदानी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की उम्मीद जताई है। साथ ही 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार बने हैं। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया है कि 3 से 4 दिन मौसम साफ रहने वाला है। 11 और 12 जनवरी को मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। पश्चिमी विक्षोभ जो है 11 तारीख से आ रहा है, तो 11 और 12 में जो मौसम वो बदलेगा उत्तराखंड में। और आप ये कह सकते हैं कि 11 तारीख को जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उनमें अनेक जगह तक हल्की मध्यम तक की बारिश मिलनी चाहिए, जो अभी दिख रहा है। और जो हमारे अन्य डिस्ट्रिक्ट है या मैदानी क्षेत्र है उसमें कुछ जगहों तक में हल्की बारिश की संभावना 11 तारीख को दिख रही है। 12 को भी एक्टिविटी थोड़ी दिख ही रही है, तो 12 को भी आप ये कह सकते हैं कि हिल्स में जो है कुछ जगहों तक में वो रहनी चाहिए हल्की बारिश बर्फबारी। जहाँ तक बर्फबारी का सवाल है तो वो 3000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के जो क्षेत्र हैं उस पर आसपास ही रहेगी, बहुत नीचे नहीं आ पाएगी क्योंकि तापमान बहुत कम हो नहीं रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह की स्थिति रहेगी। और उसके बाद फिर मौसम आगे जो है 13 तारीख से साफ होना शुरू हो जाएगा, तो आगे फिर साफ है मौसम। तो इस तरह की स्थिति है, तो यही कहूँगा कि जो 11 और 12 को। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहे जन टीवी। नमस्कार।